वेलकम टू घटना स्टडी। दोस्तों, डिकोड एग्जाम की तरफ से निकाले गए सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत ये 10वां प्रैक्टिस सेट आज हम लोग करने वाले हैं और ये सामान्य अध्ययन से संबंधित है। सामान्य अध्ययन के इसमें 140 प्रश्न कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और अगर आप लोगों ने इसके पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित हरिभद्र द्वारा लिखित पुस्तक ललित विस्तार को आधार बनाकर लिखी गई विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एडविन अर्नोल्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में प्रणय कर निम्नलिखित में से किस प्रकार के कर से संबंधित था? तो मौर्य काल में प्रणय कर ये संबंधित था आपातकालीन कर से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में प्रणय कर ये आपातकालीन कर के प्रकार से संबंधित था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कहता है कि संघीय बजट को संसद के पटल पर प्रस्तुत किए जाने के 75 दिनों के भीतर इसे संसद द्वारा पारित करना अनिवार्य होता है। और कारण आर कहता है कि संघीय बजट एक वित्त विधेयक की तरह होता है। अब पूछा गया है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें पहला, ए तथा आर सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। संघीय बजट को संसद के पटल पर प्रस्तुत किए जाने के 75 दिनों के भीतर इसे संसद द्वारा पारित कराना अनिवार्य होता है या अनिवार्य होता है। और कारण होता है कि संघीय बजट एक वित्त विधेयक की तरह होता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता धार्मिक समुदाय क्रमशः हैं। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक या न्यूनतम साक्षरता धार्मिक समुदाय है जैन व मुस्लिम, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जैन व मुस्लिम। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कनरिया महादेव खजुराहो मंदिर ये संबंधित है चंदेल शासकों से। और कैलाश मंदिर ये एलोरा में है, इसका संबंध है राष्ट्रकूटों से। और श्याम पैगोडा कोणार्क में स्थित है, इसका संबंधित है पूर्वी गंग से। और सप्त पैगोडा ये महाबलीपुरम का मंदिर, इसमें ये संबंधित है पल्लव शासकों से। तो यहाँ पे हो जाएगा ए का तीसरा और बी का चौथा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का पहला और डी का दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को भविष्य की धातु एवं अद्भुत धातु के रूप में जाना जाता है? तो भविष्य की धातु और अद्भुत धातु के रूप में जाना जाता है टाइटेनियम को, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, टाइटेनियम। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध का अंकन किस शासक के सिक्कों पर हुआ था? तो प्राचीन भारत में सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध का अंकन ये हुआ था कनिष्क के शासकों पर, ऑप्शन सी राइट आंसर है, कनिष्क। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है साधारण बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा और विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों की सहमति के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, तीनों सही है, पहला दूसरा व तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूल ढांचा बताया था? तो पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूल ढांचा बताया गया था KSR बोम्मई बनाम भारत संघ में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य का राज्यपाल किसी राज्य की विधायिका द्वारा पारित एक ऐसा विधेयक जो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो को राष्ट्रपति के विचारार्थ अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखेगा? तो ये रखेगा ऑप्शन सी के अंतर्गत अनुच्छेद 201 के तहत, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं? तो यहाँ पे ये दोनों कथन गलत है, ना तो पहला और ना ही दूसरा कथन सही है, क्योंकि चुनाव के लिए अधिसूचना ये निर्वाचन आयोग नहीं, ये संसद के लिए राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है और विधानमंडल के लिए राज्यपाल जारी करता है। और दूसरा कथन है, आचार संहिता के उल्लंघन पर किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से रोकना। तो आचार संहिता के उल्लंघन पर किसी भी प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाता है। तो यहाँ पे दोनों कथन हो जाएंगे गलत, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत सुमेलन पूछा गया है? तो गलत सुमेलन है ऑप्शन ए गलत है, अनुच्छेद 42 का काम पाने का अधिकार, ये सम्मेलन सही नहीं है। काम पाने का अधिकार ये संबंधित है अनुच्छेद 41 से, और अनुच्छेद 43 का संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन से, तो बी का सही सम्मेलन है। और अनुच्छेद 44 का संबंध है समान नागरिक संहिता से, और अनुच्छेद 51 का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन से। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ये सही सम्मिलित है, ऑप्शन ए जो दिया है वो सही सम्मिलन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है रूटिंग प्रक्रिया का उपयोग किस फसल के संदर्भ में किया जाता है। तो रूटिंग क्रिया का उपयोग ये किया जाता है गन्ना फसल के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गन्ना। गन्ना सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऋतु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऋतु के संबंध में ये कथन सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऋत क्षेत्राधिकार के मामले में उच्च न्यायालय का क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा विस्तृत है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कहता है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन को एसिटिलीन यानी कि कार्बाइड गैस के मुकाबले अधिक सुरक्षित और स्वीकार्य माना जाता है। कारण आर होता है कि एथिलीन एक पादप हार्मोन्स है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो दोनों कथन सही हैं। फलों को कृत्रिम रूप से पकने के लिए एथिलीन को एसिटिलीन या कार्बाइड गैस के मुकाबले अधिक सुरक्षित और स्वीकार्य माना जाता है। कारण आर होता है कि एथिलीन एक पादप हार्मोन्स है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए तथा आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति एक साथ संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन का सदस्य रहना है, अन्यथा सूचना न देने पर राज्यसभा में उसकी सीट खाली हो जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन बी में दिया हुआ है 10। कोई व्यक्ति एक ही साथ संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन का सदस्य रहना है, अन्यथा सूचना न देने पर राज्यसभा में उसकी सीट खाली हो जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को तीन समुद्रों के अधिपति के रूप में वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सातवाहन शासकों को तीन महासमुद्रों के अधिपति के रूप में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृमिजन्य रोग नहीं है। तो कालाजार रोग एक कृमिजन्य रोग नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कायिक प्रवर्धन में नया पौधा पुराने पौधे की निम्नलिखित में से किस या किन फल भागों से प्राप्त किया जा सकता है। तो कायिक प्रवर्धन में नया पौधा पुराने पौधे की तना, जड़ और पत्तियां इन भागों से प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक स्थायी तत्व है। तो आवर्त सारणी में सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक स्थायी तत्व है सीजीएम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सीजीएम। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में विटामिन दी हुई है, सूची सेकंड में उनकी कमी से होने वाले रोग दिए हुए हैं। तो टोकोफेरॉल ये विटामिन ई का नाम है और इसकी कमी से बंध्यता हो जाती है। और पायरिडॉक्सिन इसे विटामिन B6 के नाम से जानते हैं और इससे मानसिक व्याधि उत्पन्न होती है। और नियासिन ये विटामिन B3 होता है और इसकी कमी से पेलग्रा हो जाता है। और रेटिनॉल ये विटामिन ए को कहा जाता है जिसकी कमी से जीरोफ्थैल्मिया हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए का 4, बी का 3, सी का दूसरा और डी का पहला। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ तत्व दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित अयस्क दी हुई हैं। तो मैग्नाइट इसका संबंध मैग्नीज से होता है तो ये सुमेलन सही नहीं है। राइट आंसर ए हो जाएगा। बाकी के देख लेते हैं। पायरोलुसाइट इसका संबंध मैग्नीज से है, सही सुमेलित है। और कैलामाइन का संबंध जिंक से है। और नेटिव सिल्वर तत्व है, इसका अयस्क होता है सिल्वर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, जो कि सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जानवरों में से किसका गर्भधारण काल मनुष्य के गर्भधारण काल के बराबर होता है। तो ये होता है गाय का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गाय का गर्भधारण काल मनुष्य के गर्भधारण काल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में मंत्रालय दी हुई है और सूची सेकंड में स्वतंत्र अस्तित्व या वर्ष दी हुई है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इसकी शुरुआत हुई थी 1988 में। और जनजातीय मामलों का मंत्रालय इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में। और आयुष मंत्रालय इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में नहीं है। तो कर्क रेखा के उत्तर में ये राजधानी गांधीनगर राजधानी नहीं है। बाकी सभी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं जयपुर, आइजोल और अगरतला। राइट आंसर हो जाएगा डी गांधीनगर।
अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में हिमनद दिए हुए हैं और सूची सेकंड में राज्य केंद्र शासित प्रदेश। तो बाल्टोरा इसका संबंध है लद्दाख से और बारा सिगनी हिमनद का संबंध है हिमाचल प्रदेश से और मिलाम इसका संबंध है उत्तराखंड से और जेमू का संबंध है सिक्किम से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम होगा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। पहले आएगा नल्लामलाई की पहाड़ी और फिर आएगा पालकोंडा की पहाड़ी और उसके बाद में आएगा जवादी पहाड़ी और फिर उसके बाद में आएगा सेवराय की पहाड़ी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी। अगला प्रश्न है उत्कल तट स्थित है। तो उत्कल तट ये स्थित है स्वर्णरेखा नदी से महानदी तक का क्षेत्र, ये उत्कल तट कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वर्णरेखा नदी से महानदी तक का क्षेत्र। अगला प्रश्न है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ये कहता है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध के दौरान भारतीयों को सिविल सेवाओं से पूर्ण रूप से बाहर करने की नीति का पालन किया गया। और कारण आर कहता है कि अंग्रेजों का मानना था कि ब्रिटिश प्रशासन केवल ब्रिटिश विचारों, संस्थाओं और प्रथाओं पर आधारित होना चाहिए और इसे केवल अंग्रेज कर्मियों द्वारा ही दृढ़तापूर्वक स्थापित किया जा सके। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो सही उत्तर इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ए तथा आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है क्योंकि 19वीं सदी के पूर्वार्ध के दौरान भारतीयों को सिविल सेवाओं से पूर्ण रूप से बाहर करने की नीति का पालन किया गया और अंग्रेजों का मानना था कि ब्रिटिश प्रशासन केवल ब्रिटिश विचारों, ये कारण है, कारण आर है, अंग्रेजों का मानना था कि ब्रिटिश प्रशासन केवल ब्रिटिश विचारों, संस्थाओं और प्रथाओं पर आधारित होना चाहिए और इसे केवल अंग्रेज कर्मियों द्वारा ही दृढ़तापूर्वक स्थापित किया जा सके। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम द्वीप का उदाहरण है। तो कृत्रिम द्वीप का उदाहरण है ऑप्शन डी में दिया हुआ है वेलिंगटन द्वीप। राइट आंसर हो जाएगा डी, वेलिंगटन। ये केरल में पड़ता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला कथन है महाद्वीपीय प्लेटें ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है और दूसरा कथन है महासागरीय प्लेटें बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है क्योंकि महाद्वीपीय प्लेटें ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है और महासागरीय प्लेटें ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। तो राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल के लिए कंबल की तरह कार्य करती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है जलवाष्प गैस हमारे वायुमंडल के लिए कंबल की तरह कार्य करती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है जलवाष्प। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म हवा नहीं है। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है ट्रामोंटाना, ये गर्म हवा नहीं है, बाकी की सभी गर्म हवा है। ब्रिकफील्डर और हार्मटन और सांताना ये गर्म हवा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में खनिज दिए हुए हैं, सूची सेकंड में उत्पादक क्षेत्र दिए हुए हैं। तो लौह अयस्क इसका संबंध है क्रिवाय रॉक से और कोयले का संबंध है डॉन बॉस बेसिन से और सोने का संबंध है विट वाटर्स लैंड से। सोने का संबंध है विट वाटर्स लैंड से और तांबे का संबंध है कंटागा से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी प्रशांत सागर के अग्निवृत्त का भाग नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा माउंट हेक्ला, ये ज्वालामुखी प्रशांत सागर के अग्निवृत्त का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ देश दी हुई है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी हुई है। तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और एस्टोनिया की राजधानी टालिन है और लातविया की राजधानी रिगा है और विल्नियस ये लिथुआनिया की राजधानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, बाकी के सभी सही सुमेलित है। मोल्डोवा की राजधानी चिसिनाउ है। अगला प्रश्न है कार्कचेस्टन, रसदार फल व जैतून जैसी वनस्पतियाँ किस प्रकार की जलवायु की विशेषताएं हैं। तो कार्कचेस्टन, रसदार फल व जैतून जैसी वनस्पतियाँ ये भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रकार है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ जनजातीय समूह दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है। तो मसाई जनजाति का संबंध है पूर्वी अफ्रीका से और बुशमैन जनजाति का संबंध है कालाहारी मरुस्थल से और अकाना जनजाति का संबंध है घाना एवं आइवरी कोस्ट से और कोसैक्स जनजाति का संबंध है काला सागर व कैस्पियन सागर तट से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे
डी, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। अगला प्रश्न है, यह पृथ्वी के वायुमंडल की अंतिम परत है जहां गैसें अणुओं के रूप में उपस्थित होती हैं। इसी परत में उल्काएं घर्षण के कारण जलने लगती हैं। इसी मंडल में नाक्टी लूसेंट बादलों का गर्मियों में ध्रुवों के ऊपर दर्शन होता है। पूछा गया है उपरोक्त विवरण पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत की व्याख्या करते हैं। तो ये व्याख्या करते हैं ऑप्शन बी, मध्यमंडल की। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित मारिकाना की खान एवं क्रुंडाल की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित मारिकाना की खान एवं क्रुंडाल की खान ये प्रसिद्ध है प्लेटिनम के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को वरीयता क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो वरीयता क्रम इनका बिल्कुल सेम सही लिखा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति विकल्पों के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति आएंगे और फिर उसके बाद में आएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश और फिर उसके बाद में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति और फिर उसके बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो क्रम बिल्कुल सही लिखा हुआ है। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ऑप्शन राइट है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची का विषय नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है जनगणना। जनगणना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची का विषय नहीं है। तो जनगणना का संबंध हो जाएगा आपका ये संघ सूची का विषय है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा जनगणना। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कहता है कि भारत में विधि का शासन है और कारण आर है भारत में विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए तथा आर सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि भारत में विधि का शासन है, कारण आर है भारत में विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल अन्य 3 से अलग है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत का लोकपाल। भारत के लोकपाल का कार्यकाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त और महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष इन तीनों से अलग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, भारत का लोकपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन किन संस्था या संस्थाओं के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, केवल दूसरा व तीसरा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अन्वेषण प्राधिकरण एनआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की स्थापना ये 2009 में की गई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर है 2009। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द या शब्दों का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। तो सचेत और प्रश्नकाल इन शब्दों का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, दूसरा और चौथा। अगला प्रश्न है, भारत का चुनाव आयोग एक सदस्यीय निकाय होगा या बहुसदस्यीय, इस बात का निर्धारण करने के लिए संवैधानिक रूप से कौन प्राधिकारी है। तो भारत का चुनाव आयोग एक सदस्यीय निकाय होगा या बहुसदस्यीय, इस बात का निर्धारण करने के लिए संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति प्राधिकारी होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संविधान की अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंधों को संविधान के किस भाग में रखा गया है। तो संविधान के अस्थायी और संक्रमणशील और विशेष उपबंधों को संविधान के भाग 20 में रखा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका को विधायिका को भंग करने का अधिकार है। और दूसरा कथन है, एक मंत्री जो लगातार 6 माह से मंत्री रहते हुए संसद का सदस्य नहीं है, 6 माह बाद अब मंत्री नहीं बना रह सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये दोनों सही आंसर हो जाएंगे। भारतीय संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका को विधायिका को भंग करने का अधिकार है और एक मंत्री जो लगातार 6 महीने से मंत्री रहते हुए संसद का सदस्य नहीं है, 6 माह बाद अब मंत्री नहीं बना रह सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया जा सकता है।
तो ये स्थानांतरण किया जा सकता है ऑप्शन बी के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए संविधान में नहीं जोड़ा गया है? तो ऑप्शन डी है, ये 42वें संविधान संशोधन के जरिए नहीं जोड़ा गया है। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया है, ये नहीं जोड़ा गया है। बाकी के सारे जोड़े गए हैं। प्रशासनिक अधिकरणों एवं अन्य मामलों पर अधिकरणों की व्यवस्था और उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने संबंधी नीति निर्देशक तत्व और शिक्षा वन नापतोल जैसे 5 विषयों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरण। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, कि नहीं जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के जरिए ब्रिटिश भारत में पहली बार निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है? तो यहाँ पे 1892 का भारत अधिनियम परिषद के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में पहली बार निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में भू राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, माहलवारी व्यवस्था को भारत के कुल 19% भूभाग पर लागू किया गया था। तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि माहलवारी व्यवस्था को भारत के कुल 30% भूभाग पर लागू किया गया था। और दूसरा कथन है, माहलवारी व्यवस्था को हॉर्ट मैकेंजी द्वारा 1822 ईस्वी में लागू किया गया था। तो दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों को सही क्रम में लगाइए। तो यहाँ पे पहला क्रम यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले आएंगे लॉर्ड जेम्स एंड्रूज ब्राउन और फिर उसके बाद में आएंगे लॉर्ड मेयो और फिर उसके बाद में आए थे लॉर्ड लिटन और फिर उसके बाद में आए थे लॉर्ड लैंसडाउन। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कादमगिरी पर्वत का संबंध चित्रकूट से है, मिर्जापुर से नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, बाकी के सारे सुमेलित हैं। रामभर स्तूप ये कुशीनगर से संबंधित है और सहेत महत ये श्रावस्ती से संबंधित है और घोषित राम मठ का संबंध है कौशाम्बी से। राइट आंसर है सी, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का वह एकमात्र पुरास्थल कौन सा है जहां से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता का वह एकमात्र पुरास्थल है चौंदड़ो, जहां से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में संवत दिए हैं और सूची सेकंड में उनका प्रारंभ दिया हुआ है। तो शक संवत की शुरुआत ये 78 ईसा पूर्व में हुई थी और विक्रम संवत की शुरुआत ये 57 ईसा पूर्व हुई थी और कलचुरी संवत की शुरुआत 248 से 249 ईसा पूर्व हुई थी और गुप्त संवत इसकी शुरुआत हुई थी 320 ईसा पूर्व। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था? तो इल्बर्ट बिल विवाद ये शुरू हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे एक तरफ राजवंश दिए हैं और एक तरफ उनके राजकीय प्रतीक दिए हुए हैं। तो परमार वंश का संबंध परमार वंश का राजकीय प्रतीक गरुड़ नहीं था, ये गरुड़ गुप्त वंश का राजकीय प्रतीक था। वो ये ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है, बाकी के सारे सुमेलित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। और मलकेतु इसका संबंध वाराह से है और चंदेल राजवंश का राजकीय प्रतीक चंदेल वंश का राजकीय प्रतीक गजलक्ष्मी था और गुर्जर प्रत्याहार राजवंश का राजकीय प्रतीक भगवती था। ऑप्शन ए राइट आंसर है यहाँ पे, ये सुमेलित नहीं है, बाकी के सारे सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में समाचार पत्र दिए हुए हैं और सूची सेकंड में उनके संपादक दिए हुए हैं। तो लीडर समाचार पत्र के संपादक थे मदन मोहन मालवीय और जस्टिस समाचार पत्र के संपादक थे टी.एम. नायर और सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे सच्चिदानंद सिन्हा और सुधारक समाचार पत्र के संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले।
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, ए का 4 और बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने डाक व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक, जिसने डाक व्यवस्था प्रारंभ की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में गवर्नर जनरल दिए हुए हैं और सूची सेकंड में उनसे संबंधित युद्ध दिए हुए हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग का संबंध है प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध से, और लॉर्ड एम्स हर्ट्स का संबंध है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध से, और लॉर्ड ऑकलैंड का संबंध है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध से, और लॉर्ड हॉर्डिंग का संबंध है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का पहला और सी का चौथा, डी का तीसरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो स्वराज्य पार्टी का गठन ये 1923 में हुआ था, और प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड थर्ड का भारत आगमन हुआ था 1921 में, और ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1920 में, और चौरी चौरा कांड हुआ था ये 1922 में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पहले स्वराज पार्टी का गठन 1923, और फिर आएंगे चौरी चौरा कांड 1922, और फिर प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड थर्ड का भारत आगमन 1921, और फिर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं और सूची सेकंड में उनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं। तो इंद्रकला राष्ट्रीय उद्यान इसका संबंध है हिमाचल प्रदेश से, और वसंदा राष्ट्रीय उद्यान इसका संबंध है गुजरात से। मधुकेटन 16 ये संबंधित है केरल से, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान का संबंध है तमिलनाडु से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से द्वीपीय देश प्रशांत महासागर में नहीं स्थित हैं। तो कोमोरोस ये हिंद महासागर में स्थित है, और केप वर्दे ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे केवल दूसरा व चौथा, ये प्रशांत महासागर में स्थित है नहीं है, बाकी के वानुअतु और नौरो ये द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित हैं। अगला प्रश्न है विश्व भर में जैव विविधता हॉट स्पॉट किस संगठन द्वारा घोषित किया जाता है। तो विश्व भर में जैव विविधता हॉट स्पॉट ये घोषित किया जाता है कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्वथाने संरक्षण का उदाहरण है। तो पवित्र उपवन ये स्वथाने संरक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी निकेतन की परिसंकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी। पारिस्थितिकी निकेतन की परिसंकल्पना ये सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी जोसेफ ग्रीनलैंड ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रमाणीकरण चिन्हों को उनके प्रारंभ होने के कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। तो एग मार्क इसकी शुरुआत 1937 में हुई थी, और एफपीओ मार्क इसकी शुरुआत हुई थी 1955 में, और इको मार्क इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, और रग मार्क इसकी स्थापना हुई थी या इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। तो नीचे दिए गए कोड है यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। तीसरे आएगा तीसरा वाला आएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला, यानी कि एग मार्क, एफपीओ मार्क, और फिर आएगा इको मार्क, और फिर आएगा रगा मार्क। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी देश द्वारा
अपनाई गई संरक्षणवादी नीति का परिणाम हो सकता है। तो विदेशी खिलाड़ियों के विरुद्ध घरेलू उद्योगों की सहायता ये किसी देश द्वारा अपनाई गई संरक्षणवादी नीति का परिणाम हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड का सुमेलन करना है। तो राष्ट्रीय पर्यटन नीति की शुरुआत हुई थी 1915 से, और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति इसकी शुरुआत हुई थी 2016 से, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति इसकी शुरुआत हुई थी 2017 से, और राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति की शुरुआत हुई थी 2018 से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। अगला प्रश्न है सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो ये प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मृतपोषी अपघटक भोजन का पाचन नहीं करते, और दूसरा कथन है केंचुए अपरदाही होते हैं, और तीसरा कथन है सिद्धांततः जैव आवर्धन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव सर्वाहारियों पर पड़ता है। पूछा गया उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तो तीनों कथन सही हैं, पहला, दूसरा व तीसरा। राइट आंसर हो जाएगा डी। मृतपोषी अपघटक भोजन का पाचन नहीं करते हैं, और केंचुए अपरदाही होते हैं, और सिद्धांततः जैव आवर्धन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव सर्वाहारियों पर पड़ता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत सुमेलन पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय नाटो संगठन इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, वह संगठन डीसी में नहीं है, तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, बाकी के सारे सुमेलित हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इसका मुख्यालय लंदन में है, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इसका मुख्यालय वियना में है, और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इसका मुख्यालय पेरिस में है। तो सी सुमेलित नहीं है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये मनाया जाता है 12 मई को, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये मनाया जाता है 8 सितंबर को, और विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। तो यहाँ पे सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित योजनाओं को उनके लागू होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सुकन्या समृद्धि योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। सुकन्या समृद्धि योजना इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2015 में, और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना इसकी शुरुआत हुई थी फरवरी 2015 में, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 2015 में, और अटल पेंशन योजना इसकी शुरुआत हुई थी मई 2015 में, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसकी शुरुआत हुई थी जुलाई 2015 में। तो सही कूट हो जाएगा ऑप्शन सी में, पहला, दूसरा, पांचवा, तीसरा और चौथा। राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में आश्रम दिए हुए हैं और सूची सेकंड में उनसे संबंधित स्थान दिए हुए हैं। तो ऋषभदेव तपस्थली इसका संबंध झूसी प्रयागराज से है, और महर्षि कर्णव आश्रम इसका संबंध है बिजनौर से, और चोयन ऋषि आश्रम इसका संबंध है मैनपुरी से, और वाल्मीकि आश्रम का संबंध है बिठूर कानपुर नगर से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। अगला प्रश्न सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो सूची फर्स्ट में आश्रम है और सूची सेकंड में स्थान दी हुई है। तो ऋषभ देव तपस्थली इसका संबंध है झूसी प्रयागराज से, और महर्षि कर्णव आश्रम में इसका संबंध है बिजनौर से, और चयन ऋषि आश्रम में इसका संबंध है मैनपुरी से, और वाल्मीकि आश्रम में इसका संबंध है बिठूर कानपुर से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कहता है कि रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडे हो जाते हैं, और कारण है रेत ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और उत्सर्जक है। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोनों ए तथा आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म तथा रात में बहुत ठंडे हो जाते हैं। कारण होता है कि रेत ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और उत्सर्जक है। राइट आंसर है ए। दोनों कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 90 दिन का होता है, और दूसरा कथन है, लाल रक्त कोशिकाओं को वीर सिपाही की संज्ञा दी जाती है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है, क्योंकि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है, और लाल रक्त कोशिकाओं को वीर सिपाही की संज्ञा नहीं दी गई है, क्योंकि श्वेत रक्त कोशिकाओं को वीर सिपाही की संज्ञा दी जाती है। तो दोनों कथन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ना तो पहला और ना ही दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं केशिकत्व का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं केशिकत्व का उदाहरण है। तो यहाँ पे पहला है, लॉल्टेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, और ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को शीघ्र सोख लेना, और पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण पहुंचाना। कूट से सही उत्तर का चयन करना है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा व तीसरा सभी परिघटनाएं केशिकत्व का उदाहरण है। तो राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे अजनबी गैस को जिनान के नाम से जाना जाता है, और क्रैकिंग गैस को सल्फर डाइऑक्साइड, और मार्स गैस को मिथिन, लेकिन हास्य गैस को नाइट्रस ऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। डी का सुमेलन सही नहीं है, बाकी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, एंड्रोगोगी निम्न में से किससे संबंधित शब्दावली है। तो एंड्रोगोगी का संबंध है प्रौढ़ शिक्षा से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रौढ़ शिक्षा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में फसल दी हुई है और सूची सेकंड में खाने योग्य भाग दिया हुआ है। तो अरबी का खाने योग्य भाग होता है तना, और चुकंदर का खाने योग्य भाग होता है जड़, और लहसुन का खाने योग्य भाग होता है शल्ककंद, और भिंडी का खाने योग्य भाग होता है फल। तो सुमेलन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है, चंद्रशेखर को अजात शत्रु नहीं, युवा तुर्क के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है, बाकी के सभी सुमेलित हैं। एनी बेसेंट का नाम उपनाम माँ था, और वाल्मीकि का उपनाम आदिकवि था, और सैयद बंधु का उपनाम भारतीय इतिहास के निर्माता था। राइट आंसर है ए का सुमेलन सही नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे एक तरफ परियोजना दी हुई है और दूसरी तरफ नदी दी हुई है। तो सरहिंद नहर का संबंध सतलज नदी पर है, और पंचेत बांध परियोजना इसका संबंध दामोदर नदी से है, और तिलैया बांध परियोजना का संबंध बराक नदी से है, और जायकवाड़ी परियोजना का संबंध गोदावरी से है। तो यहाँ पे सही सुमेलित सभी हैं, कोई भी गलत सुमेलन नहीं है। तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सुमेलन सही नहीं है, मतलब सभी का सुमेलन सही है, गलत कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ जलप्रपात दी हुई है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित नदी दी हुई है।
तो गौतम धारा जोनहा गौतम धारा जोनहा जलप्रपात का संबंध राढ़ नदी से है। और पुनासा जलप्रपात का संबंध है चंबल नदी से। और दसम जलप्रपात का संबंध है कंचनी नदी से। और गोकक जलप्रपात का संबंध पराइक नदी से ना होकर के घटप्रभा नदी से है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी का सुमेलन सही नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है ऑप्शन बी सेलुलोज, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंडनबर्ग एवं ओडरनिशी रेखा किन दो देशों की मध्य रेखा को कहा जाता है। तो हिंडनबर्ग एवं ओडरनिशी रेखा ये पोलैंड एवं जर्मनी के मध्य की रेखा को कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पोलैंड एवं जर्मनी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत सुमेलन पूछा गया है। तो ककोड़ा मेले का संबंध बदायूं से है और कजली मेले का संबंध महोबा से है, जबकि सैयद सालार मेले का संबंध बाराबंकी से न होकर के बहराइच जिले से है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सुमेलित सही नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सीकरी मेले का संबंध गाजियाबाद से है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के सोनराई खनिज क्षेत्र किस जिले में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में सोनराई खनिज क्षेत्र ये ललितपुर जिले से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ललितपुर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जिससे उत्तर प्रदेश की एक से अधिक जिले अपनी सीमा साझा करते हैं या एक से अधिक जिले स्पर्श करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान से उत्तर प्रदेश की दो जिले आगरा एवं मथुरा अपनी सीमा साझा करते हैं। बाकी हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर और छत्तीसगढ़ से सोनभद्र और झारखंड से सोनभद्र अपनी सीमा साझा करता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किसी नगर निगम के मेयर की उसके पद ग्रहण करने की तिथि से कितने वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश के किसी नगर निगम के मेयर की उसके पद ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 2 वर्ष। अगला प्रश्न है एक जिला एक उत्पाद योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक जिला एक उत्पाद योजना के संबंध में दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी 2018 को शुरू किया गया था और इस योजना की मूल अवधारणा जापान से प्रेरित है। दोनों कथन सही हैं, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार के बजट को सूर्य अस्त बजट भी कहा जाता है। सूर्य अस्त बजट भी कहा जाता है। तो जीरो बेस बजट को सूर्य अस्त बजट भी कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, जीरो बेस बजट। अगला प्रश्न है बेकर प्रजनन वक्र को प्रदर्शित किया जाता है। तो बेकर प्रजनन वक्र को उल्टा यू आकार से प्रदर्शित किया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, उल्टा यू आकार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बाजार का साधन नहीं है। तो ट्रेजरी बिल ये प्राथमिक बाजार का साधन नहीं है, बाकी की आईपीओ और राइट्स इशू और एफपीओ ये सभी प्राथमिक बाजार के साधन हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ये प्राथमिक बाजार का साधन नहीं है। अगला प्रश्न है परितंत्र की किसी खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक उच्च पोषण स्तर के जैविक समुदाय को निम्न पोषण स्तर की अपेक्षा कम ऊर्जा प्राप्ति होती है, इसलिए अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वे अधिक से अधिक कार्बनिक पदार्थों का संचयन करते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस क्रिया को भूजैव आवर्धन कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, भूजैव आवर्धन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कौन से कीटोन प्रजातियों के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये सभी कीटोन प्रजातियों के उदाहरण हैं, अंजीर, समुद्री ऊदबिलाव, मधुमक्खियां और टाइगर शार्क। अगला प्रश्न है जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। तो जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है उपयुक्त सभी विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, सह विलुप्तता और आर्द्र भूमियों का भरना, ये सभी कारण है ह्रास जैव विविधता के ह्रास का। अगला प्रश्न है कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक अन्योन्य क्रिया करते समय यदि एक जीव को हानि जबकि दूसरा अप्रभावित रहता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है। तो यह क्रिया अंतर्जातीय परजीविता कहलाती है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, अंतर्जातीय परजीविता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक निकाय की स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं की गई है। तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड इसकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं की गई है।
बाकी के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो और केंद्रीय चिड़ियाघर, इनकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत की गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कहता है मैंग्रोव वनस्पतियां केवल उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं, और कारण आर कहता है अति ठंडे क्षेत्रों में मैंग्रोव स्वयं को अनुकूलित नहीं कर पाते हैं। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन करना है। तो दोनों कथन सही हैं, ए तथा आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अति ठंडे क्षेत्रों में मैंग्रोव स्वयं को अनुकूलित नहीं कर पाने के कारण मैंग्रोव वनस्पतियां केवल उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन बी सही नहीं है। गांधी जी द्वारा आंदोलन में हुई व्यापक हिंसा के लिए आंदोलनकारियों की निंदा की गई थी, ये कथन सही नहीं है। बाकी के सही कथन है, पूर्ववर्ती आंदोलन की तुलना में इस आंदोलन में स्वतः स्फूर्तता का तत्व ज्यादा था। छात्र मजदूर कृषक आंदोलन की रीढ़ थे, जबकि उच्च वर्ग व नौकरशाही सामान्य तौर पर आंदोलन में तटस्थ बने रहे और आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन सही नहीं है, बाकी के सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में नींद के चक्र को असंतुलित रखने के लिए उत्तरदायी मेटाटोनिन हार्मोन का स्राव कहां से होता है। तो इस हार्मोन का स्राव होता है पीनियल ग्रंथि से। ऑप्शन ए राइट आंसर है, पीनियल ग्रंथि। अगला प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने एवं पाइपलाइनों में लीकेज की स्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने एवं पाइपलाइनों में लीकेज की स्थिति का पता लगाने के लिए सोडियम यानी कि Na24 रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और दूसरा कथन है, ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। पूछा गया है, नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर है यहाँ पे सी, पहला व दूसरा दोनों कथन सही हैं। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में ऐसा कहा गया है। राइट आंसर है सी, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में एंथ्रासाइट कोयला केवल जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है, और दूसरा कथन है, भारत में सबसे बड़े लिग्नाइट कोयले के निक्षेप तमिलनाडु राज्य के नवेली में पाए जाते हैं। तो और तीसरा कथन है, झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, पहला दूसरा व तीसरा तीनों कथन सही है। भारत में एंथ्रासाइट कोयला केवल जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है, और भारत में सबसे बड़े लिग्नाइट कोयले के निक्षेप तमिलनाडु राज्य के नवेली में पाए जाते हैं, और झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, पहला दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधों को टिड्डों द्वारा खाया जाता है। टिड्डों को मेढक द्वारा खाया जाता है, और मेढक को सर्प के द्वारा खाया जाता है। सर्प को बाज द्वारा खाया जाता है, और इस खाद्य श्रृंखला में सर्प किस सोपान के पोषण स्तर पर विद्यमान है। तो यहाँ पे सर्प चतुर्थ पोषण स्तर पर विद्यमान है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, चतुर्थ पोषण स्तर। अगला प्रश्न है, भारत के लोकपाल कार्यालय का आदर्श वाक्य माँ गृधा कश्य विशुद्ध नाम इस उपनिषद से लिया गया है। तो ये लिया गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ईवाश्योपनिषद से। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ईवाश्योपनिषद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थल से घिरे हुए हैं। तो ये ऑप्शन डी राइट आंसर है, केवल पहला दूसरा और तीसरा। तजाकिस्तान, इथियोपिया और पराग्वे, ये देश चारों ओर से स्थल से घिरे हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, भारतीय विदेश सेवा या अखिल भारतीय सेवा नहीं है। बाकी की भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, ये सभी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संस्कृत भाषा को शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए कहता है, भारत का लोकतंत्र पश्चिमी देशों के लोकतंत्र का अंधानुकरण मात्र नहीं है,
और कारण आर कहता है भारत में चर्चा की संस्कृति प्राचीन काल से विद्यमान है। नीचे दिए गए पूर्ण से सही उत्तर का चुनाव कीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। दोनों ए तथा आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि भारत का लोकतंत्र पश्चिमी देशों के लोकतंत्र का अंधानुकरण मात्र नहीं है, कारण है भारत में चर्चा की संस्कृति प्राचीन काल से विद्यमान है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 119 से क्वेश्चन नंबर 130 तक रीजनिंग के क्वेश्चन है। इनको छोड़कर हम फिर से 124 क्वेश्चन नंबर से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 124 प्रश्न है, चंद्रयान 3 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, भारत के द्वारा 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई। ये कथन सही है। इसको लॉन्च करने के लिए LVM-3M2 लॉन्चर का उपयोग किया गया था, तो ये कथन गलत है। और तीसरा कथन है, भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बना गया है, तो ये कथन भी सही है। तो राइट आंसर है यहाँ पे पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि इसको लॉन्च करने के लिए LVM-3 लॉन्चर का उपयोग किया गया था, M2 नहीं था। ऑप्शन सी राइट आंसर है, केवल पहला और तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है, 6वें अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर सम्मेलन के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आयोजन नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि इसका आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित किया गया है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। और दूसरा कथन है, 2023 में इसकी थीम लचीले भविष्य के लिए शांति, समृद्धि और साझेदारी रखी गई है, तो दूसरा कथन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा कथन सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला कथन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र ने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस ने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। और दूसरा कथन है, 2023 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार डॉक्टर आर रविकन्नन को दिया गया है, तो दूसरा कथन सही है। राइट आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की है। तो केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है। तो अंकोर वाट मंदिर ये कंबोडिया में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कंबोडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो हाल ही में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत को 49वां स्थान मिला है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, 49वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा प्रोजेक्ट जेमिनी का अनावरण किया गया है। तो प्रोजेक्ट जेमिनी का अनावरण किया गया है गूगल के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर है, गूगल। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्स द्वारा दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं। तो 3 भारतीय महिलाएं शामिल हैं, ये निर्मला सीतारमण और रोशनी नाडर मल्होत्रा और सोमा मंडल, तो 3 भारतीय महिलाएं शामिल हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिकी प्रयोगशाला लॉन्च की है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, चाइना ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिकी प्रयोगशाला लॉन्च की है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, चाइना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ग्रीन वॉयज 2050 परियोजना के लिए अग्रणी देश के रूप में मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ग्रीन वॉयज 2050 परियोजना के लिए अग्रणी देश के रूप में मान्यता दी गई है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में टीबी के मामले में कमी आई है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीबी के मामलों में कमी आई है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। तो QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर रही है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पेकिंग यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, किस बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। तो बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को।
अगला प्रश्न है मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, सेनिस पलासियोस ने। सेनिस पलासियोस ने, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? तो हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान ये शुरू किया है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो एक तरफ सुपर कंप्यूटर दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित देश दिए हुए हैं। तो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर का संबंध अमेरिका से है और फुगाकू सुपर कंप्यूटर का संबंध है जापान से, और लूमी सुपर कंप्यूटर का संबंध है फिनलैंड से, जबकि लियोनार्डो सुपर कंप्यूटर का संबंध है इटली से। तो ये सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे केवल पहला, दूसरा और तीसरा सुमेलित है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है विश्व आर्द्रभूमि दिवस के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसे प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये कथन सही है। और 2023 की थीम वेटलैंड रिस्टोरेशन रही थी, तो ये भी सही है। और यह पहली बार 1995 में मनाया गया, तो ये कथन सही नहीं है क्योंकि यह पहली बार 1997 को मनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला और दूसरा, केवल पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो वीडियो अगर आप लोगों को यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।